आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं वो हमारा सीबीएसई के द्वारा ही रिलीज किया गया है। ये जो सैंपल पेपर है, या फिर सैंपल पेपर ना कह के आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन कहिए, ये बुकलेट सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली रिलीज किया गया है। ठीक है, आज जो हम लोग चैप्टर का प्रैक्टिस करने वाले हैं वो चैप्टर कौन सा होगा? लाइट होगा, जिसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला जो होगा ये हमारा रिफ्लेक्शन है, और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो हमारा कौन सा होने वाला है? तो वो हमारा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी दोनों टॉपिक के हम लोग जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या फिर कहीं प्रैक्टिस करने के लिए होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज P एंड Q। लिखा हुआ है दो कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहला है P और दूसरा है Q, है फोकल लेंथ 0.50 मीटर एंड 0.40 मीटर रिस्पेक्टिवली। लिखा हुआ है दो कॉन्वेक्स लेंस है P और Q, जिसका फोकल लेंथ 0.50 मीटर है और 0.40 मीटर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, Which of the following is true about the combined power of two lenses? लिखा हुआ है दोनों लेंस का कंबाइंड पावर जो होगा उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया हुआ है ना, वो कुछ डायोप्चर में दिया हुआ है, मतलब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। आपको पता होगा कि जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, जहाँ पे फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले का पावर निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 1/0.50 मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसको एक पॉइंट को अगर इधर लेके आएंगे डेसिमल को, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10/5 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 2 डायोप्चर। वैसे ही हम लोग दूसरे वाले लेंस का अगर पावर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.40 मीटर। और आपको पता होगा कि इसको हम लोग लिखेंगे कितना? 10/4, यानी कि 2.5 डायोप्चर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कंबाइंड पावर। कंबाइंड यानी कि दोनों को मिला के कितना पावर होगा। तो कंबाइंड पावर जो होता है, P कंबाइंड जो होता है वो कितना होता है? P1 प्लस P2, यानी कि दोनों को मिला के पावर। तो 2 डायोप्चर और यहाँ पे 2.5 डायोप्चर, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? तो पावर इज इक्वल टू 4.5 डायोप्चर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर। क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक मीडियम है, अगर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या करता है? तो बाहर से इस मीडियम में इंटर करता है। लिखा हुआ है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ध्यान से देखिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब है ये क्या होता है? कुछ थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे लाइट रे ऐसे कुछ होगा, तो ये क्या होता है? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा, इतना पढ़ने से आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि ये जो था हमारा, ये कौन सा था? तो ये रेयरर मीडियम था, और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ आ गया, यानी कि ये क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। और यहाँ पे अगर रेयरर मीडियम होगा तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा, और जो डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर के रेस्पेक्ट में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को nm से डिनोट किया गया है, मतलब क्या हो जाएगा? nm, यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वो हमारा ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एट Q। अगर किसी लेंस को Q पे प्लेस किया जाता है तो अ शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्या बोला गया है? अगर इस वाले पॉइंट Q पे अगर इस लेंस को रखा जाता है तो ये जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है इसका इमेज जो बनता है स्क्रीन पे ठीक ठाक बन जाता है। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड।
जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, तो पूछा गया है व्हेन अ लेंस इज मूव्ड टू द पी अनदर शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बोला गया है कि अगर इस लेंस को हम यहाँ से Q से उठा के P तक लेके आते हैं तो भी क्या बनता है, इस स्क्रीन पे हमारा शार्प इमेज बनता है। यानी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेंस को ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रहे हैं, या फिर कहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से जो पहले से जो u था, u का वैल्यू हम चेंज करके कम कर दे रहे हैं, u1 मान लीजिए कर दे रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को घटा दे रहे हैं। तो आप खुद से सोच के देखिए, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटेगा तो उस केस में क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है, या फिर जो भी लेंस है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा मिरर या फिर लेंस है, लेंस ही है, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे मान लीजिए 2f है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, जब भी ऑब्जेक्ट दूर होगा तो उसका क्या होता है, इमेज छोटा बनता है, और जो ऑब्जेक्ट को जितना पास लेके आएंगे उतना ज्यादा हमारा बड़ा इमेज बनते जाता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम पहले क्यू पे रखे थे लेंस को, अभी पी पे लेके आए हैं, मतलब अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले वाले केस में ज्यादा था, और जब पी पे लेके आ गए तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होगा यानी कि हमारा कौन सा कैसा इमेज बनेगा, तो इनलार्ज बनेगा, तो मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड का मतलब इनलार्ज ही होता है, और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा टाइप का लेंस है, तो ये हमारा आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इमेज शोज अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द सन रेज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर। बोला गया है कि नीचे जो इमेज आपको दिखाया जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, सन रे को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, मतलब सन रे को एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है किसी एक पॉइंट पे, किसके हेल्प से, तो किसी स्फेरिकल मिरर के हेल्प से। आपको पता होना चाहिए कि जब भी सन रे का कलेक्ट करने का बात आएगा तो उस केस में जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा वो कौन सा होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस कॉनकेव मिरर को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, कॉनकेव मिरर इस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। ठीक है, तो यहाँ से जो सन का लाइट आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ से पैरेलल बीम के फॉर्म में आएगा, और उसको वो क्या करेगा, उसको वो एक पॉइंट पे लाके मिला देगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, यही चीज होता है ना, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिला देगा, यही चीज हमें बताया गया है। देखिए नेक्स्ट वाले पेज में आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कि अगर कहीं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा अगर यहाँ सनलाइट था तो यहाँ पे आके मिल गया, और आपको पता है पॉइंट जिस पे आके रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आके मिलता है उस पॉइंट का नाम क्या होता है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। यहाँ पे बात करिएगा तो ये हमारा कुछ ऐसा पैरेलल रे आ रहा था, ये हमारा दूसरा ऐसा क्या आ रहा था, पैरेलल लाइट रे आ रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, फोकस पे आके मिल गया। पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। तो बताइए यहाँ से ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ मिरर से लेके ये हमारा फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, या फिर पेपर तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। पेपर पे किस तरह का इमेज बनेगा। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो लाइट रे का ट्रू इंटरसेक्शन हो रहा है, या फिर लाइट रे सही में आके मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बनेगा। लेकिन रियल तो इसमें भी है और रियल इसमें भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है ना तो उसका इमेज छोटा बनता है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द स्टूडेंट वांट्स टू डिपिक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट एज अ रे डायग्राम। अगर वो स्टूडेंट चाहता है कि ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक रे डायग्राम से दिखा दे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शुड ही ड्रॉ। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम उसको बनाना चाहिए। तो देखिए अभी हमको पता चला है
कि वो जो इमेज था ना रियल इमेज बन रहा था, और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या था, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ था और वहां से जो इमेज बना है, यहाँ पे हम पेपर रखे हैं जहाँ पे फोकस पे रखे हुए थे और वहीं पे इमेज बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाता है कि 2 नंबर ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन में भी वही केस है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा बी है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ फाइनाइट है और यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो बताइए दोनों में कौन सा सही होगा? आपको पता है ना, सनलाइट सनलाइट जो आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, इसीलिए आपका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर करेक्ट नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्टूडेंट विशेज टू पॉइंट द मिरर ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो क्या करे, मिरर को पॉइंट करे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इनलार्ज इमेज, ताकि उसको जो इमेज मिल जाए वो वर्चुअल मिल जाए और बहुत ही ज्यादा इनलार्ज मिल जाए। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। हमें कौन सा मिरर का बात बोला गया है, तो ये कॉनकेव मिरर का बात बोला गया है। बताइए, कॉनकेव मिरर में जो एक ही केस होता है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज मिलता है, और वो कब मिलता है, जब यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे 2f होगा। आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होगा तभी जाके हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इनलार्ज भी मिलेगा और वर्चुअल भी मिलेगा। यानी कहीं हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, और जब भी इमेज यहाँ पे बनेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, यहाँ पे पहला है प्रिंसिपल फोकस तो नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, 3 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज फॉर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर used by the student for the experiment above। क्या लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा वैसा नहीं है जो कि कोई स्टूडेंट अपने कॉमन स्फेरिकल मिरर की तरह यूज करता है। यानी कोई जो एक्सपेरिमेंट अगर स्टूडेंट करता है तो किस मिरर को कॉमनली यूज नहीं करता है। देखिए कार हेडलाइट में ये कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, दूसरा बात करें सोलर कुकर में भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, जो कि सनलाइट को क्या करता है, एक पार्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। सेविंग मिरर भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, जिसमें फोकस और पोल के बीच में रहने पे जो फेस होता है वो बड़ा दिखाई देता है। रियर व्यू मिरर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रियर व्यू मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द डायग्राम बिलो शोज द इमेज ऑफ अ कैंडल। नीचे जो डायग्राम है वो क्या कर रहा है, एक कैंडल का इमेज शो कर रहा है, एज फ्रॉम थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कि वो जो कैंडल का जो इमेज शो कर रहा है वो क्या हुआ है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बना है। यानी यहाँ पे हमारा मिरर है और यहाँ पे कैंडल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो स्क्रीन यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रियल इमेज बना है, रियल इमेज बना है। तो आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द कैंडल फ्लेम कैन बी ड्रोन टू द कोरिस्पोंडिंग पॉइंट ऑन द इमेज P। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पॉइंट P है यहाँ से कितना हम रे ऐसे खींच सकते हैं ताकि मेरा जो इमेज बन जाए वो पॉइंट P पे बन जाए। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, हम चाहे तो 2 रे से समझ सकते हैं, 3 से, 4 से, जितना भी रे डायग्राम हमको मन करे हम ड्रॉ कर सकते हैं ताकि मेरा इमेज क्या हो सके, सही से बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे रे डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, द आईबॉल ऑफ ए पर्सन हैज बिकम स्लाइटली लार्जर। किसी पर्सन का आईबॉल बड़ा हो चुका है, मतलब थोड़ा सा आईबॉल का साइज बढ़ गया। व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड द पर्सन वियर टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉज बाय दिस चेंज इन द साइज ऑफ द आईबॉल।
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आईबॉल का लेंथ बढ़ गया तो उस समय आपको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, तो उस समय क्या होना चाहिए, तो कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईबॉल का अगर लेंस बढ़ गया है, पहले से यहाँ पे आईबॉल ऐसा था और अभी आईबॉल ऐसा हो गया है, तो हो क्या रहा था, वो जो लाइट रे जो यहाँ पे मिल जा रहा था वो इससे पहले ही बन जाएगा, और पहले ही बन जाएगा तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा। तो उस समय कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द इमेज फाउंड बाई एन ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिखा हुआ है, एक इमेज जो कि किसी ऑर्डिनरी किसी नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, सफर्स फ्रॉम अ डिफेक्ट कॉल्ड अ क्रोमैटिक डिफेक्ट। कोई भी इमेज जो कि किसी ऑर्डिनरी किसी नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है, उसमें एक दोष आ जाता है जिसको क्रोमैटिक डिफेक्ट बोला जाता है। मतलब उसमें कलर का कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है। which leads to false colored edge in the image। जिससे क्या होता है, वो जो इमेज बनेगा उसका जो एज होगा, चारों तरफ का जो किनारा होगा उसमें कुछ कलर का डिफेक्ट आ जाता है। दिस हैपेंस because light ray of different colors bend differently as they enter and leave the lens। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि लाइट रे जो होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड करता है जब वो क्या करता है, इंटर करता है या लीव करता है, मतलब जाता है लेंस के अंदर या लेंस से बाहर निकलता है तब। अच्छा, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसमें समझना है पढ़ के और उसके बाद आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ अ पैरेलल व्हाइट लाइट बीम पासेज थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। अगर किसी पैरेलल व्हाइट लाइट बीम को कॉन्वेक्स लेंस से पास करवाते हैं, द लाइट ऑफ विच कलर एमंग वायलेट टू रेड इन द स्पेक्ट्रम विल कन्वर्ज एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लेंस। क्या लिखा हुआ है कि जो अगर कोई यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो लिखा हुआ है अगर यहाँ से एक व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, अगर व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो कौन सा लाइट का स्पेक्ट्रम जो होगा वो कन्वर्ज एट द पॉइंट जो मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे दो लाइट रे को पैरेलल पास करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लेंस। तो पूछा क्या हुआ है कि इधर वाला सबसे इधर वाला जो पॉइंट होगा उस पे कौन सा टाइप का कौन सा कलर जो होगा वो कन्वर्ज सबसे पहले करेगा। तो अगर आपको पता होगा तो सबसे नीचे क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे नीचे जैसे अगर व्हाइट लाइट होगा तो इसमें 7 कलर में टूटता है। यहाँ पे लेंस है तो थोड़ा सा इसमें भी ये चीज आ जाता है, क्रोमेटिक डिफेक्ट होने के कारण यहाँ पे 7 कलर में टूटेगा और सबसे नीचे यहाँ पे क्या आएगा, वॉयलेट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉयलेट। और इसका आंसर एक और चीज होगा, आगे लिखा हुआ है जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है। तो वॉयलेट तो होगा, लेकिन क्यों होगा, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखिएगा, बिकॉज बिकॉज इट विल बेंड, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा मोड़ रहा है। इट विल बेंड द मोस्ट, इट विल बेंड द मोस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्योंकि क्या होगा, बाकी सब भी जैसे आपको पता है ना, वी आई बी जी वाई ओ आर, आपको पता है कि यहाँ पे जो 7 कलर होता है उसमें क्या होता है, जो अच्छा उल्टा लिखा गया ना, सॉरी, यहाँ पे ये पूरा उल्टा हो गया। देखिए ऐसे होता है ना, जैसे भी ऐसे होता है ना, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो यहाँ पे वायलेट क्या होता है, सबसे ज्यादा सबसे नीचे की तरफ बेंड करता है, इसी कारण से ऐसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। स्मृति इज लुकिंग एट हरसेल्फ इन अ कॉन्वेक्स मिरर। स्मृति क्या कर रही है, खुद को अपने अपने आप को कॉन्वेक्स मिरर में देख रही है। इन अ साइंस म्यूजियम, किसी साइंस म्यूजियम में जाने के बाद वो अपने आप को कॉन्वेक्स मिरर में देख रही है। स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 2 मीटर मान लीजिए यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या है,
कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब कुछ हद तक ऐसा मिरर है। और ये जो लड़की है, ये यहाँ से कितने मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे ये लड़की खड़ी है और अपने आप को क्या कर रही है? इस मिरर में देख रही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हर इमेज अपीयर्स टू बी राउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट। उसका जो इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, वो लगभग लगभग उसका जो एक्चुअल हाइट है उससे आधा। मान लीजिए उसका एक्चुअल हाइट अगर 10 फीट, मान लीजिए यहाँ पे अगर उसका एक्चुअल हाइट जैसे 4 फीट होगा, तो उसका जो इमेज बन रहा है ना, वो सिर्फ 2 फीट का बन पा रहा है। एस्टिमेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो आपको फोकल लेंथ बताना है मिरर का। तो बताइए फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि अगर उसका जो इमेज है वो आधा बन रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालिएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा? उसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 है हाइट ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना था? तो जैसे हम एक कोई भी वैल्यू माने थे, जैसे 2 है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? ये कितना है? 4 है। तो मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। और यहाँ पे आधा जब इसका मैग्निफिकेशन आ जा रहा है, मतलब 0.5 मैग्निफिकेशन आ जा रहा है, तो आप खुद से बताइए यहाँ पे कौन सा टाइप का ये होगा? क्या नाम है? कौन फोकल लेंथ इसका कितना होगा? मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में क्या कुछ आपको पता है? रिलेशन कुछ होता है क्या? बताइए। हम्म। चलिए हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा? तो चलिए इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 2 मीटर। देखिए ये 4 मीटर हमें नहीं दिया हुआ था, तो 4 मीटर को हटा देते हैं। यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ था, वो आधा दिया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका u का वैल्यू था, यहाँ पे जो आपका u का वैल्यू था, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है? मिरर से इस साइड है, यानी कि क्या हो जाएगा? -2 मीटर दिया हुआ था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आगे देखिए और कुछ लिखा हुआ था क्या? अगर होगा, मैग्निफिकेशन हम लोग कितना निकाले थे? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ था कि हर इमेज अपीयर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट। उसका इमेज क्या है? उसके एक्चुअल हाइट से आधा है, यानी कि स्पष्ट यहाँ पे मैग्निफिकेशन तो हमें लिखा हुआ है ना 1/2। मैग्निफिकेशन हमें लिखा हुआ है ना 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। आपको पता है इमेज डिस्टेंस कैसे निकलता है? V/U। V/U, V का वैल्यू कितना है? -2 बाई U का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे U का वैल्यू कितना है? तो U का वैल्यू है यहाँ पे -2, V का वैल्यू नहीं पता, मान लीजिए x है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू निकालने जाए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये अच्छा, यहाँ पे -V/U होता है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे v यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? +1 मीटर। +1 मीटर आ जाएगा। +1 का मतलब क्या है? यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट होगा इधर बनेगा 1 मीटर पे, यहाँ पे इमेज आपका बन जाएगा। अब बताइए हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हमारा होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बताइए 1/v, तो 1/1 प्लस 1/u यानी कि 1/-2 इक्वल टू 1/f। आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा इक्वल टू 1/f आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1/f।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फोकल लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आपका कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज 17 मिलीमीटर। क्या लिखा गया है, किसी ह्यूमन आई में जो लेंस है और रेटिना दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 17 मिलीमीटर लिखा। मान लीजिए ये ह्यूमन आई था, यहाँ पे ये लेंस था, और यहाँ पे ये क्या है, रेटिना है। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 मिलीमीटर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द लाइट इंटरिंग द आई गेट्स रिफ्रैक्टेड at the cornea and then at the lens. Ciliary muscle in the eye can control the focal length of the lens by changing its shape. चलिए तो थोड़ा सा हमें अलग बनाना होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या था, यहाँ पे आई लेंस था, यहाँ पे ये हमारा क्या था, आई लेंस था। तो लिखा हुआ है कि जो हमारा लाइट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, तो सबसे पहले कॉर्निया पे जाएगा, फिर आई लेंस पे जाएगा, और आगे लिखा हुआ है सिलियरी मसल क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय चेंजिंग इट्स शेप। हाँ, तो ये तो हमें पता ही है। आगे लिखा हुआ है डियाना इज लुकिंग एट द मून, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस डियाना आइज एट दिस टाइम। कोई लड़की है जो कि कहीं दूर किसी ऑब्जेक्ट को, मून को देख रही है, तो उसके फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। तो बताइए फोकल लेंथ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। मून को देख रही है यानी कि जो यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, जो मून का डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे u का वैल्यू पता है, u का वैल्यू कितना है, u हमारा कितना दिया हुआ है, वो हमारा इन्फिनिटी दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और था, जो इमेज बनेगा यानी कि v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, तो 17 मीटर दिया हुआ है। अच्छा माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस रहे प्लस रहे इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है। तो बताइए 1 बाई वी प्लस यहाँ पे 1 बाई यू, सबसे पहले यहाँ पे 1 बाई वी प्लस में 1 बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 बाई एफ आ जाएगा। वैल्यू रखिए 1 बाई इंफिनिटी और प्लस में, अरे सॉरी 1/17 होगा ना, प्लस 1/इंफिनिटी इक्वल टू 1/एफ हो जाएगा। अच्छा 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 आता है, तो 1/17 यहाँ से 1/17 इक्वल टू 1/एफ आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देखें तो जो एफ का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17। यहाँ पे मिलीमीटर था तो यहाँ पे भी मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो 17 मिलीमीटर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है डियाना इज रीडिंग अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई। क्या लिखा हुआ है, वो जो अब बुक पढ़ रही है यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, जो यू का वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है अब कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। माइनस में होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा इमेज अभी भी कितना पे बनेगा, 17 मिलीमीटर पे बनेगा। ठीक है, तो अभी भी 17 मिलीमीटर पे इमेज बनेगा। क्या पूछा हुआ है, अभी भी हमें फोकल लेंथ ही निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने का तरीका यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला होगा 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f। बताइए 1/v यानी कि 1/20 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, प्लस सॉरी भी यहाँ पे 17 दिया हुआ ना, 17 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 17/10 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे रखेंगे तो 10/17 आ जाएगा, प्लस 1/u यानी कि 1/20 इक्वल टू 1/f। कैलकुलेट करिए यहाँ पे,
कितना हो जाएगा एलसीएम? 17 टू जा 340, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो अच्छा ये माइनस में था ना, हाँ, मिनट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में था, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 या 200 माइनस में 17 इक्वल टू 1/f आ जाएगा। और यहाँ से क्या करना है हमें? यहाँ से सोल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 183 बाई 340 इक्वल टू 1/f, या फिर हम कहें कि f का वैल्यू कितना आ जाएगा? 340 डिवाइड में 183। इसको सोल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर ही ले क्या? सोल्व कर ही ले क्या? चलिए इसको सोल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा ना आपका सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन दियामा ब्रिंग्स द बुक क्लोज टू हर आईज द लेटर अपीयर्स ब्लरी टू हर एंड शी कैन नॉट रीड द बुक, एक्सप्लेन व्हाई द लेटर अपीयर्स ब्लरी टू हर। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से हम अगर नजदीक रखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आई में पड़ेगा वो ब्लरी दिखेगा। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर वो लिस्ट डिस्टेंस होता है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। यानी जो वो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज ब्लरी बन रहा है इसके कारण है कि वो ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रख रही है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से नजदीक रख रही है। इसका क्या होगा? तो इसका रीजन होगा कि वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के नजदीक रख रही है और भी नजदीक रख रही है, तो इसलिए उसका जो इमेज बन जाएगा वो रेटिना के पीछे बन जाएगा। तो अब क्या लिखिएगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज less than 25 centimeters, so image will be formed behind retina। रेटिना के कहाँ बन जाएगा? पीछे बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉपी द स्केल्ड रे डायग्राम गिवन बिलो, ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट रे फ्रॉम द पेंसिल टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द पेंसिल। क्या लिखा हुआ है? कॉपी करना है सबसे पहले स्केल्ड रे डायग्राम को अपने कॉपी में मतलब पूरा नोट करना है। उसके बाद ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट रेज फ्रॉम द पेंसिल, और भी अगर आपको लगता है कि एक दो और इंसिडेंट रे आपको ड्रॉ करना चाहिए तो अपन, क्योंकि आपको इमेज अगर फॉर्म करने के लिए अगर आपको कुछ और भी रे ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द पेंसिल बाय द कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। लिखा है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे फोकस है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको कुछ और भी ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करके आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इसका रे डायग्राम बना के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से एक, अगर ऐसा मान लीजिए, अगर हम यहाँ से एक ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं तो आपको क्या पता है ये कहाँ से जाएगा? तो ये फोकस से होके जाएगा, मतलब यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि कहीं ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बनेगा, मतलब इस वाले पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा। दूसरा चीज है, अगर हम कुछ और रे डायग्राम लेके जाएं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से एक रे डायग्राम ऐसे लेके जाते हैं तो ये कहाँ जाएगा? तो ये कहीं हमारा ऐसे जाएगा, और यहाँ से अगर एक दूसरा रे डायग्राम हम ऐसे खींच के लेके जाते हैं तो वो कहाँ से जाएगा? वो भी हमारा कहाँ से ज्वाइन करेगा? तो ये भी हमारा यहीं से होके जाएगा। थोड़ा सा चलिए इसको हटाते हैं।
और यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ से एक दूसरा रे डायग्राम लेके जाएंगे तो होगा क्या। सबसे पहले अगर फोकस से पास करवाते हैं, फोकस से अगर पास करवाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये फोकस से होके पास करेगा तो ये यहाँ से इसके पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो कहीं यहाँ पे बनेगा। मतलब जो आपका पेंसिल था, पेंसिल का जो टिप होगा, पेंसिल जो बन रहा था वो कुछ ऐसा पेंसिल बनेगा, कुछ ऐसा पेंसिल बनेगा, और ये आपका पेंसिल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा पेंसिल यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, यू completed डायग्राम शुड शो द इमेज ऑफ द होल पेंसिल। अच्छा एक चीज और और यहाँ पे बच गया था, हम यहाँ पे कुछ रे डायग्राम का हमें सबसे पहले सबका डायरेक्शन भी बताना होगा। हम लोग अब डायग्राम को कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एज ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। पूछा है कि ये जो पॉइंटेड एज है, ये वाला जो यहाँ पे एज है, इसका डिस्टेंस क्या है, कहाँ से, ये लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पूछा हुआ है। तो बताइए, अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है तो इसका इमेज नहीं आ, तो क्या पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा। फोकल लेंथ दिया हुआ था ना, तो बताइए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, -3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1/v, v का हमको वैल्यू नहीं पता, माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया 1 यहाँ पे -5, माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-3 माइनस में 1/5 इक्वल टू 1/v। जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 5 8/15 आ जाएगा, इक्वल टू 1/v। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना, हाँ, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका 15/8 यहाँ पे आपका आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। तो आपका लेंथ, अगर पेंसिल का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट का भी यहाँ से डिस्टेंस लेके और उसके बाद क्या करिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। अच्छा इतना ही क्वेश्चन है, लिखा है मंजू हैज टू कॉन्वेक्स lenses P and Q made up of the same material shown in the figure. She is looking at the printed text on the page using the lens P. मंजू के पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सेम चीज से बना हुआ है। वो क्या करती है, कोई पेज है जिसपे कुछ लिखा हुआ है किसी पेज पे कोई प्रिंटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सबसे पहले लेंस P का यूज करती है। She noticed that when she slowly takes the lens away from the page, the text turns upside down. वो नोटिस क्या करती है कि जैसे लेंस को थोड़ा सा दूर लेके जाती है पेज से, तो जो टेक्स्ट है ना वो क्या होता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। And when the lens crosses a distance of 10 centimeter from the page, तब जब लेंस का डिस्टेंस कितना हो जाता है पेज से 10 सेंटीमीटर हो जाता है तब। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंस P does the distance 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई। लिखा हुआ है कि लेंस P का जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है वो क्या दिखा रहा है, बताइए क्या होता है। अगर ये लेंस है तो यहाँ पे एक अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, ठीक है, और ऊपर बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट को इस फोकल लेंथ से दूर रखेंगे, इस फोकल लेंथ से दूर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा,
इमेज इस साइड सॉरी, यहाँ पे इमेज यहाँ नीचे की तरफ बनेगा, मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट का इमेज ऊपर बन रहा था ये नीचे बनेगा, मतलब पहले से सही बन रहा था, और दूसरे दूसरे बार जब रियल बनेगा तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। यानी वही फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्योंकि फोकस से अगर दूर लेके जाएंगे या पास लेके जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो हमारा लेटर था वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकल लेंथ को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, इफ मंजू डज द सेम विथ लेंस क्यू एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ इमेज हैपेंस लेस देन इक्वल टू और मोर देन द 10 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि अगर वो लड़की वही काम करती है इस लेंस क्यू के साथ, तो इन्वर्जन कहाँ से होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर पे होगा, या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम। एक चीज बताइए, आपको पता है ये पतला सा लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पतला सा लेंस है, और यहाँ पे क्यू जो है मोटा सा लेंस है। तो बताइए, जो जो मोटा सा लेंस होता है उसका फोकल लेंथ, और जो पतला सा लेंथ होता है उसका फोकल लेंथ, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होगा। तो सिंपल सा बात है, ये अगर थिक लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, मतलब इसका फोकल लेंथ जो होगा वो 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्जन जो होगा 10 सेंटीमीटर से कम में हो जाएगा, यानी कि लेस देन 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन। एक पर्सन है जिसको क्या चाहिए, लेंस चाहिए जिसका पावर 5 डायोप्टर होगा, माइनस में 5 डायोप्टर होगा, क्योंकि उनके कोई भी विजन में प्रॉब्लम है, उनके लिए -5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। व्हाट इज द पॉसिबल विजन डिफेक्ट ऑफ द पर्सन। तो बताइए क्या उनको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन होगा। तो आपको पता है -5 डायोप्टर, तो माइनस में अगर आंसर होता है, कभी भी माइनस में अगर पावर चाहिए होता है, तो वो जो केस होता है वो किसका होता है, वो मायोपिया का केस होता है। ठीक है, तो सीधा आपका आंसर मायोपिया हो जाएगा। बाकी सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो आपको पता है 1/f इक्वल टू कितना हो जाए, पावर इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जो मीटर में होगा, तो 1/f इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस में 5 दिया हुआ है, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू माइनस में 1/5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/5 सेंटीमीटर का मतलब सॉरी मीटर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर हो जाएगा, और 1/5 मीटर का मतलब कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 1/5 का मतलब हो जाता है 0.2 मीटर, या फिर आप इसको कहिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ लेंस मेड ऑफ मटेरियल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमेज्ड इन अ लिक्विड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखिए अगर एक पानी में किसी लिक्विड में रखा गया है लेंस को, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है, तो सिंपल सा बात है कोई अंतर नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज द टू रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस व्हेन इट इज इमेज्ड इन द लिक्विड। लिक्विड में इमेज करने के बाद डायग्राम उस पे ऐसे दिखाया जा रहा है। कॉपी द डायग्राम, डायग्राम को कॉपी करना है और बताना है, एंड ड्रॉ द लाइट रे आफ्टर दे पासेज थ्रू द लेंस। तो लाइट रे जब लेंस से पास करेगा तो कैसा होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे ये लाइट रे है, और अगर हमको इससे लेंस से पास करवाना है, तो सिंपल सा बात है ना, अगर ये बाहर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, क्योंकि लिक्विड है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है, देखिए होता क्या है ना, अगर मान लीजिए एयर से जाता है ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर आता है, एक रेयरर होता है और दूसरा क्या होता है, डेंसर होता है, तब ना टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। लेकिन अगर एयर से एयर में ही जा रहा है, मतलब ऐसे दो मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो लाइट रे बेंड ही नहीं करेगा, मतलब ये जैसे जा रहा था आगे चला जाएगा, और ये जैसे जा रहा था उसके आगे चला जाएगा, कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इमेज बिलो शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स
एक्स वाई एंड जेड। जो नीचे इमेज दिया हुआ है वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है लाइट का, कहाँ पे, 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक से दिखा रहा है, जिसका नाम है पहला का एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड, जो कि 3 अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। When they are placed in air, the angle of incidence is different in each case, but the angle of reflection is same in all the 3 blocks. लिखा गया है जब हम उसको एयर में रखते हैं तो ऊपर एयर है और नीचे कोई दूसरा मीडियम है, इसमें भी ऊपर एयर है और इसमें भी ऊपर एयर है। तो आपको क्या दिया गया है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तीनों में सेम है, तो पूछा गया है कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन 3 ब्लॉक, जस्टिफाई योर आंसर। क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो I1 है, सबसे पहला इंसिडेंट का एंगल है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद एंगल 2 है, सॉरी एंगल 3 सबसे ज्यादा है, मतलब जो I3 है यानी कि इसका एंगल सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कुछ वैल्यू रख लेते हैं समझने के लिए, मान लीजिए 60 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, और मान लीजिए ये हमारा 40 डिग्री है। मान लीजिए इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और ये भी क्या है 30 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्शन का एंगल सेम दिया हुआ है, अपने मर्जी से कोई वैल्यू रखे, बड़ा था तो वैल्यू रख दिए। तो बताना है आपको कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द 3 ब्लॉक्स। बताइए स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगा, जो क्या होगा, रेयरर होगा, रेयरर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा। कौन रेयरर होगा, तो जिसमें क्या होगा, जिसमें सबसे कम बेंड किया होगा लाइट रे, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा लाइट रे बेंड करेगा। बताइए इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आया कितना का, 30 डिग्री का, इसमें कितना आएगा 20 डिग्री का, और इसमें 10 डिग्री का, मतलब इसमें सबसे कम यहाँ पे ये आया है, तो ये क्या होगा सबसे ज्यादा रेयरर होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा सबसे ज्यादा डेंसर होगा। यानी हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा था सबसे, इसमें सबसे ज्यादा था, इसमें थोड़ा कम होगा वाई में, और इसमें जेड में। तो क्या पूछा हुआ स्पीड ऑफ लाइट, तो एक्स में सबसे ज्यादा होगा, वाई में उससे कम होगा, और सबसे कम होगा जेड में, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। और भी है क्या, चलिए नहीं है। इसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा लाइट चैप्टर का ये क्वेश्चन था, जो कि सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है, और जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ठीक है, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी के लिए इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।